हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लैकोपेरॉन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो चाहे नीट एग्जाम में, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आए हैं और आते ही रहेंगे। इसे समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लैकोपेरॉन, यहाँ जो लैक वर्ड है, ये जो लैक वर्ड है, ये लैक जो है वो लैक्टोज से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी कि जब आप लैक्टोज का जल अपघटन करवाएंगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। पहली बात तो लैक वर्ड जो है वो लैक्टोज से लिया गया। दूसरी बात, ये ओपेरॉन क्या चीज़ है? ओपेरॉन वास्तव में प्रोकैरियोट्स में, किसमें? प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसी को नाम दिया गया, ओपेरॉन सिस्टम नाम दिया गया। यानी कि जैसे हमने पिछले वीडियो में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है वो हमने समझा था, तो उसे प्रोकैरियोट्स में पहचाना जाता है ओपेरॉन सिस्टम नाम से। किस में बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में बात होती है। किस में? प्रोकैरियोट्स में, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है उसे हम ओपेरॉन नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस ओपेरॉन सिस्टम को जो देने वाले, जो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेकब और मोनार्ड। जेकब और मोनार्ड, इन दोनों ने सबसे पहले इकोलाई में ये जो लैकोपेरॉन सिस्टम था वो कैसे क्या होता है उसे डिस्कवर किया। और इसीलिए जेकब और मोनार्ड को 1965 का नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपेरॉन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? जेकब और मोनार्ड। इन्होंने 1965 में इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और वो जो प्राइज था वो था फिजियोलॉजी का, नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी मिला जेकब और मोनार्ड को लैकोपेरॉन डिस्कवरी के लिए। अब बात करते हैं कि ये ओपेरॉन आखिरकार कैसे कंट्रोल होता है, कैसे रेगुलेट होता है, कैसे क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं वो समझते हैं। देखो, जो लैकोपेरॉन है वो हम बात कर रहे हैं फिलहाल इकोलाई के लैकोपेरॉन की। लैकोपेरॉन जो है वो एक तरह का नेगेटिव रेगुलेशन का उदाहरण है। नेगेटिव रेगुलेशन का उदाहरण है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि रेगुलेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। अगर किसी जो जीन बनाने वाला होता है, जो रेगुलेटरी जीन जो होता है, उससे जो रेगुलेटरी प्रोटीन जो बन रहा है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, अगर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन आगे स्ट्रक्चरल जीन को जो है एक्टिवेट करता है तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। अगर वो ही जीन रेगुलेटरी प्रोटीन उसे रोकता है, उसको संदमित करता है उस क्रिया को, तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो इसमें लैक्टोज जो है उसकी एब्सेंस में ये बंद रहता है, वो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। अभी केवल इतना समझिए कि लैकोपेरॉन एक नेगेटिव रेगुलेशन का उदाहरण है। यहाँ तक बात समझ में आई। साथ ही साथ लैकोपेरॉन जो है वो इंड्यूसिबल प्रकार का ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल, जिसे इंड्यूस किया जाए ऐसा है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, जिसे प्रेरित किया जा सके, इस प्रकार का ओपेरॉन है। चलो अब समझते हैं आखिर ये ओपेरॉन है क्या और क्या क्या इसके संगठक हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब भी कोई जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात होगी स्ट्रक्चरल जीन की। एक संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन होगा। यहाँ जो लैकोपेरॉन है उसके स्ट्रक्चरल जीन में तीन विशेष जीन होते हैं। एक होता है जेड, एक होता है वाई और एक होता है ए, जिसे कई जगह आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, एक ही बात है। तो लैक जेड वाई और ए, जिया से याद रख सकते हो, जेड वाई ए जिया। ये
3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इस लैकोपेरोन में। ये जो जेड है, ये जेड जो है वो बीटा, या आप इसे थोड़ा सा और गहराई से समझिए, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो वास्तव में पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रकार के होते हैं, यानी कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब इसका अनुलेखन होगा तो एक एमआरएनए बनेगा, एक बड़ा एमआरएनए बनेगा, और ये जो एमआरएनए है इसे आप लैक एमआरएनए कह सकते हैं, लैक एमआरएनए इसे कह सकते हैं। और ये जो एमआरएनए है वो एक प्रकार का पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रकार का एमआरएनए है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि इस एक ही एमआरएनए में 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। और इसमें कौन कौन सी सूचनाएं हैं? ये जेड, वाई और एक ए वाली, आप ऐसे समझिए, इस तरह की 3 सूचनाएं हैं। एक जेड की है, एक वाई की है और एक ए की है। ये जो जेड है, आप दोनों तरीके से, कई बार यहाँ भी लिखा होता है कि ये जेड से ये बनता है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो। तो वो जो जेड वाला जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बनता है। क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। और वाई जो है वो परमिएज नामक एंजाइम बनाता है। और ए जो है उससे ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। ठीक है, तो जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमिएज, और ए जो है उससे ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम बनते हैं, जिसमें ये शुरू के 2 जो एंजाइम है बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके कार्य आप समझ लीजिए, इसके बाद में ये समझना और आसान हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है इस लैक्टोज को जल अपघटित कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम है? लैक्टोज को तोड़ना है, और तोड़ता किस में है? उसके 2 जो घटक हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड, लैक्टोज टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज है बहुत महत्वपूर्ण, ये हमें ऊर्जा प्रदान करने का प्राइमरी सोर्स होता है, पहला सबसे महत्वपूर्ण। बात करते हैं दूसरा, परमिएज। परमिएज क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के भीतर लैक्टोज को प्रवेश करवाने में मदद करता है। परमिएज एक तरह का जो है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो लैक्टोज को भीतर आने के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए मार्ग प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता, गेट कीपर है परमिएज, जो लैक्टोज को परमिशन देता है अंदर आने के लिए। ट्रांस एसिटाइलेज जो है, इसको आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 ही है बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पहली बात यहाँ ये समझ लीजिए कि लैकोपेरोन में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके 3 पार्ट है, 3 सीक्वेंस है, जेड, वाई और ए। जिया से आप इसे याद कर सकते हो। इस जिया से ये जो जेड, वाई, ए सीक्वेंस से एक बड़ा एमआरएनए, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है। उसमें एक जो जेड वाला भाग है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज नामक प्रोटीन बनाता है, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमिएज लैक्टोज को बैक्टीरिया के भीतर लाने की परमिशन देने का काम करता है। यहाँ तक याद कीजिए, ठीक है। फिर पिछले वीडियो में हमने एक और बात समझी थी कि जैसे ही ये जो स्ट्रक्चरल जीन का जो अपस्ट्रीम भाग है, यहाँ इस पर 2 विशेष सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिसे रेगुलेटरी सीक्वेंस हमने नाम दिया था। रेगुलेटरी सीक्वेंस, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है इस किसी भी तरह के ओपेरॉन को समझने के लिए। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, और रेगुलेटरी सीक्वेंस का एक पार्ट होता है प्रमोटर और एक होता है ऑपरेटर। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिससे किसी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है, ध्यान रखना। केवल ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पर कोई दूसरा प्रोटीन आकर बाइंड करता है, ये बाइंडिंग साइट है। आप ऐसे समझिए क्या है, ये बाइंडिंग साइट है। यहाँ कोई प्रोटीन आकर बाइंड करेगा, न कि ये किसी तरह के प्रोटीन को कोड करेगा जैसे ये कर रहे हैं। ये किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बनाते, केवल बाइंडिंग साइट है।
ठीक है, तो प्रोमोटर और ऑपरेटर। प्रमोटर पर कौन जुड़ता है, जैसे कि हमने ये भी पिछले वीडियो में समझा था। प्रमोटर पर कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज काम क्या करता है, आगे जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ऑपरेटर पर कौन बाइंड करता है, ऑपरेटर पर हमने पढ़ा था क्या कि ये जो आई जो है वो जो भी बनाएगा वो यहाँ बाइंड करता है। वो रिप्रेसर हो सकता है, वो एक्टिवेटर हो सकता है, वो यहाँ आकर बाइंड करते हैं। कुल मिला के अगला जो जीन होगा उस जीन से जो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो यहाँ बाइंड करते हैं। चलो उसे और समझते हैं आगे। अब लैकोपेरॉन में तीसरा जो पार्ट होता है, 2 पार्ट हमने पढ़े, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी सीक्वेंस। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस होता है और उसे हमने आई से नाम दिया था। और इसका खुद का भी एक प्रमोटर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी किसी तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है और उसे हमने क्या नाम दिया था, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या नाम दिया था, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। यहाँ लैक ऑपेरॉन में, अब यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं, इस लैक ऑपेरॉन में जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनता है वो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन होता है इनहिबिटर होता है। वो कैसा होता है, इनहिबिटर होता है। या उसे अधिकांश बुक में या कहीं गूगल पर आप सर्च करो तो वहाँ ऐसा लिखा हो सकता है, लैक रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर। तो ये जो आई जीन जो होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने वाला है, ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, ये इनहिबिटर बना रहा है या लैक रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है, लैक रिप्रेसर। तो ये एक लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जो समझना है वो इसके स्ट्रक्चर समझना है। क्या क्या स्ट्रक्चर, 3 पार्ट में आप याद कीजिए, स्ट्रक्चरल जीन होगा, रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा और रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन में 3 है, जेड, वाई और ए। ठीक है, ये एमआरएनए बनाएंगे पॉलीसिस्टोनिक, जिसमें जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। जेड क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो बनाएगा वो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। वाई क्या काम करता है, लैक्टोज को सेल के भीतर प्रवेश करने में हेल्प करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है। 2 सीक्वेंस हैं, पी और ओ, प्रमोटर और ऑपरेटर। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने की जगह देता है, ऑपरेटर इस इनहिबिटर या रिप्रेसर जो बनेगा उससे जुड़ने की जगह प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा इनसे दूरी पर उपस्थित है एक आई। ठीक है, इनहिबिटर सीक्वेंस, ये क्या बनाता है, इनहिबिटर या लैक रिप्रेसर बनाता है। वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा लैक रिप्रेसर ये बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कंडीशंस में हम बात करते हैं कि आखिर ये ऑपेरॉन कैसे कंडक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोज की अनुपस्थिति में। अभी लैक्टोज है नहीं तब, जैसा कि किसी भी तरह के जीन एक्सप्रेशन का एक कंसेप्ट है सीधा सा, कि कोई कार्य, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा भी, कि जब कोई कार्य हो ही नहीं रहा तो क्या हमें उस कार्य को करने वाले कारकों को बनाना चाहिए? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। जब वो कार्य हो ही नहीं रहा तो उससे संबंधित घटकों को बनाकर हम अपनी ऊर्जा, या कोई भी जीव अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वही कंडीशन आप ऐसे समझ सकते हो। अब याद करने का सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है, लैक्टोज जब है ही नहीं तो क्यों कोई जीवाणु ये चाहेगा कि वो उसको मेटाबोलाइज करने वाले कारकों को बनाए? क्योंकि इस लैकोपेरॉन को आप समझिए, लैकोपेरॉन का काम समझ लीजिए, फिर आपको और अच्छा लगेगा ये समझना। कैसे? लैकोपेरॉन का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब ये जो से इकोलाई है, मान लीजिए ये इकोलाई है और ये किसी माध्यम में रखा हुआ है, अभी ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में इनको लगातार ग्लूकोज सप्लाई हो रहा है, लगातार ग्लूकोज सप्लाई हो रहा है। तो हर कोई जीव प्राइमरी सोर्स के रूप में ग्लूकोज को ही यूज करता है।
तो ये लैक्टोज है ही नहीं, ऐसी स्थिति है अभी फ़िलहाल। तो ऐसे में ये लैक्टोज के मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाने की क्यों कोशिश करेंगे जब ग्लूकोज इन्हें पहले से ही मिल रहा है। दूसरी बात, अब इन्हें ग्लूकोज मिल नहीं रहा, ग्लूकोज है ही नहीं, माध्यम में इनको लैक्टोज मिला हुआ है, लैक्टोज तो पर्याप्त है लेकिन ग्लूकोज है ही नहीं। तो हर कोई जीव वापस बार बार कह रहा हूँ ग्लूकोज को ही प्राइमरी सोर्स के रूप में लेंगे। तो ये क्या करेंगे, लैकोपेरॉन को चालू करके बीटा गैलेक्टोसिडेज बना देंगे जो लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये ग्लूकोज फिर इन्हें काम में आ जाएगा, ऊर्जा के सोर्स के रूप में ग्लूकोज काम में लिया जा सकता है इस तरीके से तोड़ कर लैक्टोज को। तब ये जरूरत पड़ेगी जब लैक्टोज हो। तो जब माध्यम में ग्लूकोज है तब तो इसे रखना है बंद, लैक्टोज की अनुपस्थिति में। मतलब जब माध्यम में ग्लूकोज है ही नहीं और लैक्टोज है तो ये क्या करेंगे, इसे चालू करके और ग्लूकोज बना लेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज की सहायता से लैक्टोज को तोड़कर। तो ये काम होना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है मतलब ग्लूकोज खूब है। जब लैक्टोज नहीं है तो ये जो पूरा ओपेरॉन सिस्टम है क्या ये चालू रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सीधा सा समझ में आ गई बात कि अगर लैक्टोज माध्यम में है ही नहीं तो ये सारा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है कि लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाया जाए। लैक्टोज तो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये लैकोपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। याद करने का तो ये तरीका हो गया। अब ये ऑफ होगा कैसे वो आप समझिए, ये ऑफ होगा कैसे वो आपको समझना है। तो उसे समझने के लिए सिर्फ इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। ये ऑफ होगा कैसे, तो देखिए यहाँ जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा लगातार लैक रिप्रेशर बनाता रहता है। क्या बनाता रहता है? लैक रिप्रेशर बनाता रहता है। समझ लीजिए, मान लीजिए अभी हम ये लैक रिप्रेशर बना रहे हैं, ये लैक रिप्रेशर। इस लैक रिप्रेशर में क्या होता है, एक विशेष जगह होती है और ये जगह कुछ ऐसी होती है कि ऑपरेटर पर आसानी से बाइंड कर जाए। ऑपरेटर समझ लीजिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो लैक रिप्रेशर है वो यहाँ आकर वास्तव में इसे बाइंड कर जाता है। कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर पर बाइंड कर जाता है, ठीक है। कब बात कर रहे हैं हम? लैक्टोज की अनुपस्थिति में। तो क्या होगा, ये जो जीन है आई जीन जो है वो बनाता है लैक रिप्रेशर। ये लैक रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर पर आकर जुड़ जाता है। ऑपरेटर पर जब ये जुड़ गया, प्रमोटर पर कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यहाँ इसके बाधा उत्पन्न हो जाएगी रिप्रेशर के जुड़ने से। अब ये जो अपना पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या इसका आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं। आगे जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं तो ये ओपेरॉन कैसा हो गया? ऑफ हो गया, बंद हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब दूसरी हम बात करते हैं लैक्टोज की उपस्थिति में। दूसरी जो कंडीशन है वो है लैक्टोज की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, उपस्थिति में। तो इसका कंसेप्ट फिर से वही दोहराइए। जब लैक्टोज है, माध्यम में ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा और ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो ऐसे में क्या ओपेरॉन को चालू होना चाहिए? बिल्कुल चालू होना चाहिए, तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये ओपेरॉन सिस्टम क्या रहेगा? ऑन रहेगा। अब ऑन कैसे होता है वो आप समझिए, ऑन कैसे होगा वो भी आप समझ लीजिए। देखो लैक्टोज जो है वो पहले कन्वर्ट होता है एलो लैक्टोज में। लैक्टोज कन्वर्ट होता है एलो लैक्टोज में, और ये एलो लैक्टोज जो है ये जो इनहिबिटर या जो रिप्रेशर होता है उससे बाइंड कर जाता है। एलो लैक्टोज किससे बाइंड कर गया? लैक रिप्रेशर से। ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोज जो है वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हुआ और एलो लैक्टोज जो है वो लैक रिप्रेशर से बाइंड कर जाता है। जब लैक रिप्रेशर
से बाइंड हो गया लैक्टोज, तो अब ये यहाँ इसकी स्थिति, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें जब परिवर्तन हो गए तो ये इस ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाता, इससे बाइंड नहीं करेगा। क्या स्थिति रही? लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हुआ और लैक रिप्रेसर से बाइंड कर गया। अब ये यहीं का यहीं रह गया, आप ऐसे समझिए, ये ऑपरेटर पर जाता ही नहीं, ऑपरेटर पर बाइंड ही नहीं कर पाता। अब जब ऑपरेटर पर जगह खाली है, कोई बाधा उत्पन्न हुई नहीं, तो क्या होगा? बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बिल्कुल बढ़ जाएगा और आगे बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बना देगा लैक एमआरएनए बना देगा, और इस लैक एमआरएनए से बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बन जाएगा, परमिएज भी बन जाएगा और ट्रांस एसिटाइलेज भी बन जाएगा। अब आप ये समझिए, ये जब बीटा गैलेक्टोसिडेज बन गया, बीटा गैलेक्टोसिडेज जब बन गया तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा? इस लैक्टोज को तोड़ देगा, किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और ये ग्लूकोज जो है वो श्वसन की क्रिया द्वारा बना देगा, एनर्जी बनाना चालू कर देगा, ऊर्जा बनाना चालू कर देगा। तो इस तरह लैक्टोज जो है वो ऊर्जा के सोर्स के रूप में काम आ जाती है जब लैक्टोज उपस्थित हो और ग्लूकोज न हो स्थिति में। यहाँ आप एक चीज़ और समझिए, इस ऑपेरॉन को चालू करने वाला, एक मजाक के तौर पे ही समझ लीजिए, लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, जो आपके जीवन में भी शायद कहीं काम आ सकती है। ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है आज के इस कलयुग में कि क्या हुआ, इस ऑपेरॉन को चालू करने वाला ये लैक्टोज, ऑपेरॉन को किसने चालू किया? देखा जाए तो लैक्टोज ने किया, इसलिए लैक्टोज को यहाँ इंड्यूसर कहा जाता है। अब बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, इस लैक ऑपेरॉन का इंड्यूसर कौन होता है? खुद लैक्टोज होता है। कौन होता है? लैक्टोज इंड्यूसर है, ये है प्रेरक है। इंड्यूसर को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रेरक। इस ऑपेरॉन को चालू करने का काम किसने किया? लैक्टोज ने किया, इसलिए लैक्टोज यहाँ क्या कहलाया? इंड्यूसर या प्रेरक कहलाया। अब लैक्टोज प्रेरक के तौर पर यहाँ काम किया, लेकिन इसकी प्रेरणा से ये लैक ऑपेरॉन चालू हुआ, लेकिन इस ऑपेरॉन ने बनाया क्या? बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाया, जिसने इसी इंड्यूसर को तोड़ दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो हो गई ना कहानी थोड़ी सी अलग। जिस व्यक्ति की वजह से, जिस पदार्थ की वजह से ये ऑपेरॉन चालू हुआ, यहाँ प्रेरक बेचारा लैक्टोज था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसी लैक्टोज को इसी के प्रोडक्ट ने तोड़ दिया, है ना। तो जैसा आज की सोसाइटी में हो भी रहा है, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इस देश के युवा हो, आपको बदलना है इस देश की इन धारणाओं को। कभी भी जिस व्यक्ति से आप प्रेरणा प्राप्त करो, कम से कम उसे तो किसी तरह का कोई आघात नहीं पहुंचाना है, जैसा लैक ऑपेरॉन में आपको देखने को मिल रहा है। लैक ऑपेरॉन में क्या हुआ? लैक्टोज से प्रेरणा प्राप्त करके ये ऑपेरॉन चालू हुआ, लेकिन ये इतना चालू निकला कि इसने बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के इसी लैक्टोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इससे एनर्जी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली सी कुछ बात यहाँ हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज जो है वो किस तरह का व्यवहार करता है? प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। और चूंकि ये इंड्यूसर की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए लैक ऑपेरॉन को मैंने शुरू में कहा था ये इंड्यूसिबल प्रकार का ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल प्रकार का है, प्रेरक प्रकार का है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि लैक ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्यों कहा। क्योंकि लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर या प्रेरक का काम करता है इस ऑपेरॉन को चालू करने के लिए, इस ऑपेरॉन को चालू करने के लिए, इस ऑपेरॉन को ऑन करने के लिए ये चीज़ होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो मैं फिर से इन बिंदुओं को दोहरा देता हूं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, मुख्य बिंदु।
लैकोपेरॉन में यहाँ लैक क्या है, लैक्टोज से है। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जिसमें 2 मोनोमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी कि लैक्टोज का जब आप जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको मिलने वाला है। ये किस में होता है ओपेरॉन? केवल प्रोकैरियोट्स के जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसको देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? जैकब और मोनार्ड, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजियोलॉजी का 1965 में, इसलिए जैकब और मोनार्ड याद रखना है। ओपेरॉन सिस्टम दिया। ये जो लैकोपेरॉन है वो एक प्रकार का नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि इससे जो रेगुलेटरी प्रोटीन बन रहा है वो नेगेटिव काम करता है, उसको बंद करने का काम करता है। और देखो यहाँ ये जो इनहिबिटर या रिप्रेसर बन रहा है वो इसको बंद करने का ही काम करता है। इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ लैक्टोज जो बाहर से आ रही है वो इंड्यूसर की तरह काम करती है। इस ओपेरॉन को चालू करने का काम बाहर से आने वाला एक कारक करता है जो लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होगा? जब लैक्टोज है ही नहीं, तो आप सीधा सा समझिए, लैक्टोज जब है ही नहीं तो क्या इसे चालू करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट क्या काम करते हैं? लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं ताकि ऊर्जा मिले। जब लैक्टोज है ही नहीं तो क्यों जरूरत है इन्हें ऐसा काम करने के? इसे ऑफ रहेगा। लैक्टोज की उपस्थिति में, लैक्टोज जब है तो बिल्कुल लैक्टोज को तोड़ना है, तोड़ के ग्लूकोज बनाना है ताकि ऊर्जा मिले। तो ऐसी स्थिति में ये क्या रहेगा? ऑन रहेगा। और वो कैसे आप समझेंगे? वो सिर्फ इतना सा है कि जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जो है ऑपरेटर पर बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, वही क्रिया खत्म। अगर लैक्टोज उपस्थित है तो ये जो लैक रिप्रेसर या जो इनहिबिटर है वो लैक्टोज से जुड़ जाता है। लैक्टोज पहले एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। ये एलोलैक्टोज जो है जुड़ जाती है किससे? रिप्रेसर से, और इसे बेकार कर देती है। अब इसका काम खत्म। ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करता। ये बाइंड नहीं करता तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा और वो बना देगा लैक एमआरएनए। लैक एमआरएनए जो है वो 3 प्रोटीन बना देगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या काम करता है? लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाएगी। परमिएज क्या काम करता है? लैक्टोज को परमिशन देता है सेल में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये आज हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।